हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास संभव बेस 50वीं क्लास है। आज हमने हाफ सेंचुरी मार ली है। आज की क्लास में संभव बेस की हाफ सेंचुरी हो गई है, जहां हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे थे। प्रीवियस 3 क्लासों में हमने बात किया सेंटर ऑफ मास होता क्या है। ये मत सोचना कि ये टॉपिक स्लो चल रहा है। स्लो चलने का रीज़न भी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी है, डाउट्स भी है, और हम वो सब कन्फ्यूजन्स और डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते तो हमारे को होने लग जाती है प्रॉब्लम। सबसे बड़ी बात यह है। और जब तक हमें सेंटर ऑफ मास ढंग से नहीं समझ में आता है तब तक हम ढंग से कोलिजन भी नहीं समझ सकते। कोलिजन नहीं समझ सकते, साथ ही साथ में हमें रोटेशनल मोशन समझने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। रिजिड बॉडी प्रॉब्लम्स में हमें रोलिंग मोशन हो, जहाँ पर साथ में ट्रांसलेटरी मोशन हो, वहाँ पर हमें सेंटर ऑफ मास का जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब तक सेंटर ऑफ मास के बारे में हमारी बात नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हम रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ पाएंगे। आ गई मेरी बात समझ में। चलिए, तो हमारी क्लास में हम इस टॉपिक को स्लो करते हुए चलते जा रहे हैं, क्योंकि हमें हर कॉन्सेप्ट को छूते हुए निकलना है। साथ ही साथ में हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम 2-4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करते जा रहे हैं, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फर्स्ट टाइम जो अटेम्प्ट करेगा जेईई मेंस या नीट, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। क्योंकि यदि मैं आपको एज ए क्रैश कोर्स की तरह बात करता, सवाल कराता 10-5, फिर आगे चला जाता और थ्योरिकली बात करता, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11th-12th में कभी कोचिंग नहीं की है, या लेब असिस्टेंट में ऐसे खूब सारे बच्चे हैं, या सेकंड ग्रेड में ऐसे खूब सारे बच्चे मिलेंगे जो बहुत टाइम हो गया फिजिक्स छोड़े हुए। लेब असिस्टेंट वाले में भी सेम क्राइटेरिया हो सकता है, सेम सिचुएशन हो सकती है। और जो बच्चे 11th-12th में कोचिंग नहीं की है, केवल 12th बोर्ड पास किया, 11th में उन्होंने मज़े मारे और वो नीट और जेईई मेंस में बैठना चाहते हैं, तो उनके लिए एक तरह से ये रामबाण होने वाला है। क्योंकि आपको हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नॉलेज यहाँ पर मिलने वाली है। उसके बाद आप अपनी टेक्स्ट बुक उठाइए, सवाल करते जाइए। सवाल जहाँ ना बने वहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, अपने मन की बात कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात को नहीं बढ़ाते हुए हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। आज की क्लास में भी हम पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और साथ में पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहली क्लास में हमने पढ़ा लोकेशन कहाँ रहती है, सेंटर ऑफ मास होता क्या है, सेंटर ऑफ मास के बारे में हम क्या क्या डेफिनेशन पढ़ते हैं और उनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। यानी डेफिनेशंस या जो भी बातें हमने सुनी है, फैक्ट्स सुने हैं, वो सब सही है, बट अलग अलग सिचुएशन पर वो सेटअप होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा कि लोकेशन के बारे में और साथ में वेलोसिटीज़ के बारे में। थर्ड क्लास में हमने पढ़ा कि सेंटर ऑफ मास में किस टाइप से सवाल बनते हैं, सिंगल बॉडी का यानी पॉइंट मास का, 2 बॉडी सिस्टम का, 2 पार्टिकल सिस्टम का, 3 पार्टिकल सिस्टम का, और उसके बाद में हमने बात की ट्रंकेट पार्टिकल्स का। ठीक है, जहाँ पर कोई भी एक पार्ट काटा जा सकता है और सेंटर ऑफ मास किधर मूव करने वाला है, या नई लोकेशन सेंटर ऑफ मास की कहाँ पर आने वाली है, वो सब सवाल हमने किए। ठीक है, आज की क्लास में भी हम कुछ ऐसी बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, और साथ में करेंगे हम क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, तो हमने पढ़ा कि भाई सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है, उसका यदि आपको फॉर्मूला निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यदि 2 बॉडी या 2 पार्टिकल सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, 2 बॉडी बोलो, 2 पार्टिकल बोलो, यार कभी कभी मैं बॉडी बोल देता हूँ, कभी कभी मैं पार्टिकल बोल देता हूँ, समझ लीजिए अगर ये। ठीक है, मान लो 2 पार्टिकल सिस्टम है हमारे पास, जिसमें 2 ही पार्टिकल है, m1 और m2। तो देखो 3 होता, 4 होता, 5 होता, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर m3 प्लस m3 इंटू v3 आ जाता, प्लस m4 v4 आ जाता, प्लस m5 v5 आ जाता, और डिवाइड में आता m1 प्लस m2 प्लस m3, ये सब। लेकिन आता तो टोटल मास ही, आता तो टोटल मास ही, m1 v1 प्लस m2 v2, और यहाँ पे मैं लिख देता m टोटल, ये लिखता ना। अब देखो VCM इक्वल्स टू, यहाँ पे हम बात करें तो मैं इसको लिख सकता हूँ P1, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ P2। यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म दे दूँ, क्योंकि देखो वेलोसिटीज़ के डायरेक्शन किधर भी हो सकते हैं, ठीक है, तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ। तो मैं लिखूँगा P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, और यहाँ पे लिखूँगा VCM, और यहाँ पे लिख देता हूँ m टोटल। अब यदि आपको पता है कि भाई आपके पास एक सिस्टम में 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल है और सबका मोमेंटम यदि आपके पास है, तो उन सबका वेक्टर सम जो होगा वो होगा टोटल P वेक्टर, यानी टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम पूरे निकाय का मोमेंटम होगा।
पूरे निकाय का संवेग होगा, और जो पूरे निकाय का संवेग होगा वो उसमें हम डिवाइड देते हैं m टोटल का, तो वेलोसिटी निकलेगी, वेग आएगा हमारे पास सेंटर ऑफ मास का, द्रव्यमान केंद्र का। और यदि हम p सिस्टम की बात करें तो हम लिख सकते हैं टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारे को देगा मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम, पूरे सिस्टम का मोमेंटम। ये बात हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि एक बॉडी जिसके अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग वेलोसिटीज आ सकती है, तो वहाँ पर हर पॉइंट का या हर मास का मोमेंटम यानी संवेग निकालने की आपको जरूरत नहीं है। आप केवल सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र पर वेग निकाल लीजिए, VCM निकाल लीजिए और टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरी की पूरी बॉडी या पूरी की पूरी जो सिस्टम है उस सिस्टम का आपको मोमेंटम मिल जाएगा। आगे मेरी बात सुनने, ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। क्लियर है? मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है? प्रीवियस क्लास की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े। ये लो भाई, ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यदि मैं यहां पर डिफरेंशिएशन कर दूं तो यहां पर आएगा m1 dv1 वेक्टर, m2 dv1 बाई dt, m2 dv2 वेक्टर बाई dt डिवाइड बाय m टोटल। अरे मैं टोटल ही लिख देता हूँ यार, क्या फर्क पड़ता है, m1 प्लस m2 प्लस m3 जाके m टोटल ही तो बनने वाला है। टोटल मास ऑफ द सिस्टम ही तो बनेगा, पूरे के पूरे निकाय का द्रव्यमान ही तो आएगा, जिसमें 2, 3, 4, 5 कितने भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, m1 प्लस m2 m3 m4 m5 सबको जोड़ दीजिए, निकलेगा तो टोटल मास ही। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ m टोटल। और यदि मैं यहाँ m टोटल लिखता हूँ तो देखो यहाँ पर आएगा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र का आपको एक्सीलरेशन मिलने वाला है। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला आएगा m1 a1 m2 a2 डिवाइड बाय m टोटल, या फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिए m1 a1 m2 a2 m1 प्लस m2, जैसी आपकी इच्छा भाई, ठीक है? चलिए, देन वी कैन से दैट ACM इक्वल्स टू F1 प्लस F2, दो अलग अलग पार्टिकल के ऊपर फोर्स आ गया भाई, ठीक है? दो अलग अलग पार्टिकल पर फोर्स आ गए, और ये मैं लिख देता हूँ F1 नेट। अरे नेट फोर्स से ही एक्सीलरेशन आएगा ना भाई किसी भी पार्टिकल के ऊपर, नेट फोर्स से ही तो एक्सीलरेशन मिलने वाला है उसे, ठीक है? और हमने पहले भी तो पढ़ा है A1 इज इक्वल टू होता है F नेट डिवाइड बाय मास m1, तो F नेट। अब इसके बारे में और बहुत सारी बातें मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है? प्लस m2 a2 को मैं लिखूंगा F2 नेट, ठीक है? डिवाइड बाय मास टोटल, टोटल मास को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ m टोटल। ये मेरे पास एक फॉर्मूला बना है। टोटल मास को यदि मैं एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास अलग अलग पार्टिकल्स पर अलग अलग कणों पर लगने वाले बलों का योग आता है। कौन सा योग? सदिश योग, वेक्टर सम। वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन डिफरेंट पार्टिकल्स will be equal to multiplication of total mass into acceleration of center of mass. Total mass and multiply with total mass into acceleration of center of mass. इसका मतलब हुआ कि हम यदि एक्सीलरेशन निकालना चाहें, यहाँ पे बात कर लेता हूँ मैं इस चीज़ की, यदि मैं एक्सीलरेशन निकालना चाहूँ सेंटर ऑफ मास का, तो बड़ा आसान है, सभी पार्टिकल्स पर लगने वाले नेट फोर्स को ऐड कर दीजिए, वेक्टर सम, ठीक है? नेट, और उनके अंदर डिवाइड दे दीजिए टोटल मास का, तो आपके पास एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल के आ जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल कर आ जाएगा। लेकिन ये एफ नेट है कौन सा? एफ नेट का मतलब क्या है? ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है? तो मैं एक कहानी बताता हूँ आपको, ठीक है? चलिए इसको मिटाओ, एक बार और हम बात कर लेते हैं। द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस
acting on individual particles. Vector sum of forces acting on individual particles will be equal to the multiplication of total mass of the system to the acceleration of center of mass. यदि आपको सभी कणों के ऊपर लगने वाले नेट फोर्सेस का पता है तो आप सभी नेट फोर्सेस को आप जोड़ दीजिए। कौन सा योग करेंगे? सदिश योग करेंगे। तो आप सभी पार्टिकल्स पर लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम कर दीजिए और यही वेक्टर सम टोटल मास और एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कुल द्रव्यमान तथा सेंटर ऑफ मास के द्रव्यमान के मल्टीप्लाई के बराबर आने वाला है। टोटल मास और सेंटर ऑफ मास के त्वरण के मल्टीप्लाई के बराबर आने वाला है। मैंने क्या बोला? एक बार और देख लेते हैं हम कि यदि हमें हर पार्टिकल के ऊपर लगने वाले नेट फोर्सेस का पता है तो सभी पार्टिकल्स के नेट फोर्सेस को आप सदिश योग से जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? वेक्टर सम कर दीजिए। ठीक है। और वो जो वेक्टर सम आने वाला है, वो जो सदिश योग आने वाला है, वो बराबर होगा कुल द्रव्यमान तथा सेंटर ऑफ मास के त्वरण के मल्टीप्लाई के बराबर। कुल द्रव्यमान तथा सेंटर ऑफ मास के त्वरण के मल्टीप्लाई के बराबर। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस है, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस है, एक पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, सेकंड पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स, थर्ड पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स, उन सबका वेक्टर सम कर देते हैं तो ये वेक्टर सम जो आने वाला है वो आने वाला है टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाई विद एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर। समझ गए मेरी बात? तो यदि आपको अलग अलग पार्टिकल का पता लग जाए कि अलग अलग पार्टिकल पे इतने फोर्सेस लग रहे हैं तो आप सभी फोर्सेस का वेक्टर सम कर दीजिए। उसके बाद उन सभी पार्टिकल से बनने वाले होल सिस्टम का, पूरे के पूरे सिस्टम का आप द्रव्यमान ले लीजिए और उसे एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब वो जो वेक्टर सम है ये मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर आने वाला है, गुणनफल के बराबर आने वाला है। ठीक है। लेकिन यहाँ से ये बात का जिक्र ज़्यादा मायने नहीं रखता, जो मायने रखता है वो ये है। देखो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक पार्टिकल है m1, मेरे पास एक पार्टिकल है m1, इसके ऊपर मैंने कहीं से फोर्स लगा दिया, ये लो F मैंने अपनी तरफ से लगा दिया F एक्सटर्नल। ठीक है। कौन से पार्टिकल पे लगाया? 1 के ऊपर लगा दिया। ठीक है। इधर मेरे पास एक और पार्टिकल है m2, इसके ऊपर भी मैंने कहीं से फोर्स लगा दिया F एक्सटर्नल, ये लो F एक्सटर्नल। सेकेंड पार्टिकल पर भी लगा दिया हमने एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। अब और कौन कौन से फोर्स लगेंगे? मान लो ये स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं, ये लो, तो फ्रिक्शन फोर्स तो लगने से आपको दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। मिटाई देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्लियर है? आगे बात करते हैं। m2 और m1 के बीच में भी कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स टाइप का हो या फिर मान लो चार्ज है तो कुलाम फोर्स टाइप का हो, मान लो कोई भी एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स लगा रहे हैं, म्यूचुअल फोर्सेस उन दोनों पे लग रहे हैं। तो m1 ने m2 के ऊपर फोर्स लगाया, इस साइड में F2 के ऊपर लगा, 1 ने लगा दिया। ठीक है। ऐसे ही इस फोर्स से दूसरा फोर्स लगेगा एक्शन रिएक्शन पे, पढ़ा है ना अपन ने? एक्शन रिएक्शन पे क्रिया प्रतिक्रिया बल। यदि इसने इसके ऊपर लगाया तो ये भी लगाएगा और उल्टे डायरेक्शन में लगाएगा F12। तो यदि मैं एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालूं, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालूं तो मैं लिखूंगा F1 नेट प्लस F2 नेट डिवाइड बाय m टोटल, ऐसे तो लिखूंगा। ठीक है। ACM की बात की जाए तो F1 नेट, हमारे पास दो टाइप के फोर्स है, ये और ये, दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ सीधा सीधा। F एक्सटर्नल 1 प्लस F12, ये लो भाई, प्लस F2 नेट। F2 के ऊपर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? ये कर रहा और ये कर रहा, यानी F एक तो लग रहा है आपका F एक्सटर्नल 2 प्लस एक लग रहा है F21। ठीक है। और डिवाइड में डाल देता हूँ मैं टोटल मास m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 दोनों का मास का जो सम आएगा m1 प्लस m2 लिख देता हूँ फिलहाल तो। ठीक है। एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ, वीडियो चालू भी है नहीं, क्योंकि कई बार वो रुक जाता है। ठीक है। कुछ टेक्निकल एरर्स आ ही जाते हैं हमेशा। चलो भाई चालू है। ठीक है। चलो भाई, तो हमने यहाँ पे लिखा ACM इक्वल टू, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि एक्शन रिएक्शन फोर्स जो होते हैं
वो मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, उनकी वैल्यू सेम होती है, उनकी वैल्यू सेम होती है, बट उनके डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। हमने ये तो पढ़ा है आज तक कि एक्शन रिएक्शन फोर्स, क्रिया प्रतिक्रिया बल की वैल्यू आपस में समान होती है, बट उन दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, यदि मैं विपरीत डायरेक्शन की बात करूँ तो मैं यहाँ पे प्लस की बजाय क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा, और ये बराबर है लेकिन डायरेक्शन उल्टा है तो मैं इसको काट देता हूँ। वैसे भी वैल्यू प्लस ही लिख सकता हूँ, कोई जिसको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है उसके लिए मैं एक बात लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। F21 को मैं F21 ही लिखता हूँ, लेकिन F21 को मैं माइनस का F12 भी लिख सकता हूँ ना। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ माइनस नहीं लगा रहा है, यहाँ प्लस ही है, लेकिन इसको मैंने रिप्लेस कर दिया इससे मैंने इसको काट दिया, और मेरे पास आएगा टोटल अब बचा हुआ पार्ट F एक्सटर्नल 1 पर लगने वाला, एंड यहाँ वेक्टर तो लगाया ही नहीं मैंने, F एक्सटर्नल 2 पे लगने वाला, M1 प्लस M2 जोड़ के मैं लिखता हूँ M टोटल। और यदि मैं इस चीज़ की बात करूँ तो यहाँ से दो चीज़ें निकलने वाली है जिसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं अभी। F एक्सटर्नल 1 पे लगने वाला, F एक्सटर्नल 2 पे लगने वाला, यानी मास M1 पर कितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, M2 पर कितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। यहाँ पर जो भी फॉर्मूले में बच रहा है वो केवल एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इंटरनल फोर्स नहीं लग रहा, यानी इंटरनल फोर्स का तो कोई मतलब ही नहीं है। इंटरनल फोर्स से हम एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं निकाल सकते, इंटरनल फोर्स से एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं निकाल सकते, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण हम नहीं निकाल सकते। आंतरिक बल यानी इंटरनल फोर्सेस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, हमें केवल लेना देना रहेगा एक्सटर्नल फोर्सेस पर। यदि ये पूरा एक सिस्टम है, यदि ये पूरा एक निकाय है जिसमें M1 और M2 दो अलग अलग द्रव्यमान रखे हुए हैं, दो अलग अलग मासेस रखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का सम करना पड़ेगा, पूरे सिस्टम पर ऊपर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस का सम करना पड़ेगा, और उसके अंदर M टोटल का डिवाइड देना पड़ेगा, यानी पूरे सिस्टम पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस का सम करना पड़ेगा। कौन सा सम है, वेक्टर सम है, ध्यान रखना। तो मुझे पूरे सिस्टम पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस को जोड़कर पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उस वैल्यू में टोटल मास का डिवाइड देना पड़ेगा, टोटल द्रव्यमान का डिवाइड देना पड़ेगा, तब जाकर आपके पास में एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र का त्वरण आएगा। इसमें इंटरनल फोर्सेस का कोई लेना देना नहीं है, इसमें इंटरनल फोर्सेस का कोई लेना देना नहीं है। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं इन दो फॉर्मूला से जो बातें हमने सीखी है, मिटा देता हूँ भाई, आप नोट कर लेना, ठीक है। अब लिख देता हूँ। तो पहली चीज ध्यान से देखना एक एक चीज को, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन ACM बराबर F नेट एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम। सभी मतलब पूरे सिस्टम पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस का जो नेट फोर्स निकलेगा, यानी सबको जोड़ लो, अपोजिट है तो घट जाएंगे, सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे, और टोटल डिवाइड दे दो हम M टोटल का, तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकल के आएगा। ठीक है, यहां पर जो भी लेना देना वो एक्सटर्नल फोर्सेस का है, यानी इंटरनल फोर्सेस डज नॉट एक्सीलरेट द सेंटर ऑफ मास। आंतरिक बल सेंटर ऑफ मास को त्वरित नहीं कर सकते, हैं। ठीक है, यदि त्वरण आया ही नहीं, एक्सीलरेशन आया ही नहीं, इसका मतलब हो गया कि जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो अब कांस्टेंट रहने वाली है, क्यों? क्योंकि अंडर इंटरनल फोर्सेस केवल इंटरनल फोर्स काम कर रहे हैं ना, आंतरिक बलों के लिए केवल लिख देता हूं मैं पूरा ढंग से,
केवल आंतरिक बलों के लिए ACM 0 आएगा। केवल आंतरिक बलों के लिए ACM 0 आएगा। सेंटर ऑफ मास का कोई त्वरण नहीं निकल सकता, ठीक है, हो ही नहीं सकता। सेंटर ऑफ मास त्वरित हो ही नहीं सकता, एक्सीलरेशन आएगा ही नहीं सेंटर ऑफ मास के पास में। और जब सेंटर ऑफ मास के पास में एक्सीलरेशन नहीं आएगा, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र का वेग यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट बनी रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट बनी रहेगी। यदि मैं यहां पर एक केस ले लूं और मैं आपको ऐसे बोल दूं, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, यानी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है और सेंटर ऑफ मास का प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब आंतरिक बलों के केस में, आंतरिक बलों के केस में अंडर इंटरनल फोर्सेस सेंटर ऑफ मास will be in rest, सेंटर ऑफ मास विल बी इन रेस्ट। यदि आपने केवल आंतरिक बलों की बात की है तो सेंटर ऑफ मास जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा। और उस अवस्था की बात की जाए तो यदि प्रारंभिक वेग 0 है यानी सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, तो बाद में भी द्रव्यमान केंद्र विराम अवस्था में ही रहेगा, विराम अवस्था में ही रहेगा। सीधी सी बात है, विराम अवस्था में ही रहेगा। आपने बात समझी? हमने बात की कि यदि सेंटर ऑफ मास को एक्सीलरेट करना है, सेंटर ऑफ मास का वेग बदलना है, सेंटर ऑफ मास को त्वरित करना है, यदि वेलोसिटी चेंज करनी है, तो हमें इंटरनल फोर्सेस से कोई लेना देना नहीं होता, हमें एक्सटर्नल फोर्सेस से लेना देना होता है। यदि आपको पूरे सिस्टम पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस का पता लग जाता है तो आप सभी एक्सटर्नल फोर्सेस को जोड़ दीजिए या सभी का एक्सटर्नल फोर्सेस आप ऐड कर लीजिए, टोटल एक्सटर्नल फोर्स निकाल दीजिए, नेट एक्सटर्नल फोर्स निकाल दीजिए, कैसे ही समझ लो यार, ठीक है। टोटल एक्सटर्नल फोर्स निकाल कर उसमें टोटल मास का डिवाइड दे दीजिए, तो आपके पास एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल कर आ जाएगा, ठीक है। मैंने वेक्टर इसलिए लगाया क्योंकि ये होगा वेक्टर सम। वेक्टर सम यानी इधर एक डायरेक्शन है, एक का डायरेक्शन इधर है तो ये घट जाएंगे, सेम डायरेक्शन है तो जुड़ जाएंगे, सेम डायरेक्शन है तो जुड़ जाएंगे, इसलिए हम वेक्टर सम लेते हैं। तो मैं वेक्टर सम की बात करता हूँ, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्सेस का, पूरे सिस्टम पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम कर दीजिए और उसमें टोटल मास का डिवाइड दे दीजिए, आपके पास एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल कर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंटरनल फोर्सेस का कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटरनल फोर्सेस कभी भी सेंटर ऑफ मास, इंटरनल फोर्सेस कभी भी सेंटर ऑफ मास को एक्सीलरेट नहीं कर सकते, एक्सीलरेट नहीं कर सकते, यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी नहीं बदल सकते, सेंटर ऑफ मास का वेग नहीं बदल सकते। यदि सेंटर ऑफ मास पहले रुका हुआ था और इंटरनल फोर्स लग रहे तो अभी भी रुका हुआ ही रहेगा, अभी भी रुका हुआ ही रहेगा। सेंटर ऑफ मास यदि पहले रुका हुआ था तो अभी भी रुका हुआ ही रहेगा, सेंटर ऑफ मास का वेग नहीं बदलेगा। सेंटर ऑफ मास पहले किसी स्पीड से, किसी वेलोसिटी से, किसी वेग से चल रहा था तो इंटरनल फोर्सेस में भी वो उसी वेग से चलेगा, उसका वेग नहीं बदलेगा क्योंकि उसका त्वरण 0 आने वाला है। केवल इंटरनल फोर्सेस लगे तो, केवल आंतरिक बल लगे तो, बाह्य बल की स्थिति में मामला बदलेगा, ठीक है। हम केवल आंतरिक बलों की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो यदि सेंटर ऑफ मास का मैंने मान लिया कि प्रारंभिक वेग 0 है यानी वो रेस्ट पर है, तो मैं कह सकता हूं कि अंडर इंटरनल फोर्सेस यानी आंतरिक बलों के अधीन सेंटर ऑफ मास अभी भी विराम अवस्था में रहेगा, उसका वेग नहीं बदलेगा, उसकी पोजीशन नहीं बदलेगी। अरे खड़े आदमी है, मैं अभी खड़ा हूँ भाई और अभी मेरे ऊपर कोई बल लगा रहा है जो मुझे एक्सेलरेट ही नहीं कर पा रहा, यानी मुझे त्वरित ही नहीं कर पा रहा, मेरा वेग ही नहीं बदल पा रहा। तो पहले भी वेग 0 था, अभी भी वेग 0 है, तो मैं अभी भी रुका हुआ ही रहूँगा ना, अभी भी रुका हुआ ही रहूँगा ना। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कभी एक्सीलरेशन नहीं दे सकते, सॉरी गलत बोल दिया, सेंटर ऑफ मास को कभी एक्सीलरेट नहीं कर सकते ये इंटरनल फोर्सेस, सेंटर ऑफ मास की कभी वेलोसिटी नहीं बदल सकते ये इंटरनल फोर्सेस। इसका मतलब हुआ कि भाई लोगों इंटरनल फोर्सेस में जो आपका पी सिस्टम है जो कि m इंटू VCM होता है वो भी कांस्टेंट रहेगा, सिस्टम का मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा, सिस्टम का मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम ऑफ सिस्टम
विल बी कांस्टेंट इंटरनल फोर्सेस के केस में, ठीक है, इंटरनल फोर्सेस के केस में। इसे ही तो बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आगे भी बात करेंगे हम, केवल आंतरिक बलों के केस में, बाह्य बल है ही नहीं अभी इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहे, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं कि पूरे निकाय का संवेग रहेगा कांस्टेंट। कब? जब आंतरिक बल हो, केवल जब आंतरिक बल हो, ठीक है। ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी और थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी का ये जो है एडजस्टमेंट, मिला जुला रूप, कोलाब्रेशन, कुछ भी कह दो, कॉम्प्रोमाइज़ बोलो, कुछ भी कह दो, एडजस्टमेंट बोलो, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बस यहाँ से आपको अच्छी अच्छी बातें सीखनी पड़ेगी, बस यहाँ से आपको अच्छी अच्छी बातें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छी अच्छी बातें सीख जाओगे, काम हो जाएगा। मैं हिंदी में बोलता हूँ, उस बोली हुई बात को आप ध्यान से सुनो और उसे नोटबुक में लिख लो, ठीक है। चलो एक सवाल करते हैं हम, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर भी एक बार एक चीज़ बता देता हूँ, केवल, है ना, केवल इंटरनल फोर्स रहे, केवल इंटरनल फोर्स रहे तब क्या हो? पहला, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब हुआ यदि आपका u 0 है तो v भी 0 रहेगा, यानी पहले भी रेस्ट में, पहले भी और बाद भी, दोनों कंडीशन में वो रेस्ट में ही रहेगा, सेंटर ऑफ मास नहीं हिलेगा। हाँ, दोनों पॉइंट अलग अलग हिल सकते हैं। यदि दो बॉडी यानी दो पार्टिकल सिस्टम है, दो अलग अलग m1 और m2 है, तो वो इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन उनका सेंटर ऑफ मास एक जगह रहेगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो ऐसे हो सकता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और मैं यहाँ पे v1 और v2 पे वेक्टर लगा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ VCM वेक्टर। मैंने कहा कि पहले आपका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, पूरा सिस्टम ही रेस्ट पे था, पूरा सिस्टम ही रेस्ट पे था। ये आपका m1 और ये आपका m2 दोनों रेस्ट पे है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा कहीं ना कहीं बीच में से आएगा, वो भी आपका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर ही है। अब हुआ क्या, ये भी हिला, ये भी हिला, दोनों हिले, ये भी हिला, वो भी हिला, m1 और m2 दोनों हिला, लेकिन क्या हुआ, इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। इनके ऊपर जो लगा एक दूसरे का इंटरनल फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लगा? इंटरनल फोर्स लगा। बाहर से हमने कोई बल नहीं लगाया, इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अपना आंतरिक बल लगाना चालू किया। और उस केस में हुआ क्या, उस केस में ये तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास यदि पहले रेस्ट पे था तो बाद में भी रेस्ट पर रहेगा, यानी VCM की वैल्यू 0 ही आने वाली है। जब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं लिख दूंगा m1 v1 वैक्टर प्लस m2 v2 वैक्टर इक्वस टू 0। यदि मैं इसको इधर उठा के लेके जाऊँ तो मैं लिखूंगा m1 v1 वैक्टर इक्वस टू माइनस m2 v2 वैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि m1 पार्टिकल इधर भाग रहा है v1 वेलोसिटी से, तो m2 पार्टिकल v2 वेलोसिटी से भागेगा, m2 पार्टिकल v2 वेलोसिटी से भागेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे भागेगा। माइनस का मतलब अपोजिट, यानी यदि m1 इधर भाग रहा है तो m2 इधर भागेगा, यदि m1 इधर भाग रहा है तो m2 इधर भागेगा। लेकिन दोनों ही केस में सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं लेगा और सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पर ही रहेगा, सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पर ही रहेगा, सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पर ही रहेगा। समझ में आई मेरी बात? चलिए आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होता है। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होता है, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होता है। सेंटर ऑफ मास का त्वरण 0 होता है। कब? जब इंटरनल फोर्स लगते हैं, ठीक है। तो आपने यहां से ये चीजें सीखी। तीसरी चीज, पी सिस्टम, टोटल सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी कांस्टेंट रह लो या कंजर्व लिख लो, एक ही बात है। मैं कांस्टेंट ही लिख देता हूँ यार, CONSTANT, ये लो। कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। पूरे के पूरे सिस्टम यानी पूरे के पूरे निकाय का संवेग यानी मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा,
ठीक है। इनके चलने से पहले, इनके चलने के बाद में मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम नहीं बदलेगा, इसीलिए कोलिजन में मोमेंटम नहीं बदलता, ठीक है। टक्कर या संघट में मोमेंटम नहीं बदलता, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट या कंजर्व रहता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर रेखीय संवेग को हम संरक्षित मानते हैं। एक्सप्लोजन, बम ब्लास्ट टाइप का होता है ना, ऐसे फूटने वाला, वहाँ पर भी हम जो हमारा लीनियर मोमेंटम होता है उसे हम कंजर्व मानते हैं, ठीक है। रेखीय संवेग को हम संरक्षित मानते हैं क्योंकि जो भी बम ब्लास्ट होता है वो इंटरनल केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। बाहर से थोड़ी हथौड़ा मार मार के हमने एक बम को ऐसे ठोक ठोक के फोड़ा है, नहीं, हमने तो पिन निकाली ऊपर फेंका, ऊपर फेंकने के बाद में अंदर केमिकल रिएक्शन हुई, बम में ब्लास्ट हो गया। वो ब्लास्ट हुआ वो इंटरनल प्रोसेस की वजह से हुआ, इंटरनल केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ, इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ, एक्सटर्नल किसी ने कुछ नहीं लगाया। इस वजह से पूरा मोमेंटम हम वहाँ पर क्या रखते हैं, कंजर्व रखते हैं। क्या रखते हैं, कंजर्व रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, पूरा का पूरा संवेग हम नियत रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें, ठीक है भाई, ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। अब हमने क्या क्या सीखा, हमने वेलोसिटी से सीखा कि भाई साहब वेलोसिटी यदि हमें सेंटर ऑफ मास की मिल जाए, सेंटर ऑफ मास का यदि वेग मिल जाए तो पूरे पूरे सिस्टम का हम संवेग निकाल सकते हैं, पूरे पूरे सिस्टम का हम संवेग निकाल सकते हैं, पूरे पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि हमें एक्सीलरेशन निकालना हो सेंटर ऑफ मास का तो टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस ले लीजिए और उसमें टोटल मास का डिवाइड दे दीजिए। केवल एक्सटर्नल फोर्सेस पे हमें बात करनी है, इंटरनल फोर्सेस पे हमें बात नहीं करनी है। सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम लेना है, ठीक है। सभी बाह्य बलों का सदिश योग लेना है और उसके अंदर कुल द्रव्यमान यानी टोटल मास का डिवाइड दे देना है, टोटल मास का डिवाइड दे देना है, ठीक है। चलिए आगे की कहानी बात करते हैं। यदि हम वेक्टर सम में टोटल मास का डिवाइड दे देते हैं तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल कर आता है। लेकिन यदि मैं केवल इंटरनल फोर्सेस की बात करूं, एक्सटर्नल फोर्सेस हो ही ना, तो एक्सटर्नल फोर्सेस ना होने पर यानी केवल इंटरनल फोर्सेस होने पर, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होने पर, केवल इंटरनल फोर्स होने पर सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सीलरेशन नहीं आने वाला, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस यानी आंतरिक बल कभी भी सेंटर ऑफ मास को एक्सीलरेट कर ही नहीं सकते। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कभी बदलेगी ही नहीं, यानी सेंटर ऑफ मास से मोमेंटम कभी बदलेगा ही नहीं। और हमको पता है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से हम पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकाल सकते हैं, द्रव्यमान केंद्र के वेग से हम पूरे पूरे निकाय का संवेग निकाल सकते हैं। और यदि द्रव्यमान केंद्र का वेग बदला ही ना तो सेंटर ऑफ मास का वेग यदि बदलता ही नहीं है तो पूरे सिस्टम का संवेग भी नहीं बदलेगा। If there is no change in velocity of center of mass, then we can say that the total momentum of the system will be conserved, ठीक है। पूरा पूरा मोमेंटम, पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन ये कहानी केवल इंटरनल फोर्सेस में आती है। तो सवाल ऐसे पूछा जा सकता है हमसे, जो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एक दो सवाल हम कर ही लेते हैं, ठीक है। दो टाइप के सवाल लेते हैं। देखो मेरे पास ये M1 है, मेरे पास ये M2 है, M1 और M2 है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। इन दोनों के बीच में इंटरनल फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में, हिंदी मीडियम वाले इतना तो जानते ही है, इन दोनों के बीच में इंटरनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। इंटरनल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। मैंने बोला कि शुरुआत में कंडीशन है रेस्ट, बाद में बताओ क्या होगी कंडीशन, बाद में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। यानी मुझे निकालना है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। आगे मेरी बात समझे, हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन, हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट। सेंटर ऑफ मास कहाँ पर खिसकेगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर खिसकेगा, पहले कहाँ था बाद में कहाँ पहुँच गया, ठीक है। चलिए यदि शुरुआत में जीरो पर है सेंटर ऑफ मास, पूरा का पूरा सिस्टम ही जीरो पर है, पूरा का पूरा सिस्टम ही जीरो वेग पर है, जीरो पर नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम ही जीरो वेग पर, यानी हिल नहीं रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम ही रेस्ट पर है। कभी कभी मैं भी क्या पता क्या क्या बोल देता हूँ फ्लो में आके, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, दिमाग बहुत तेज चल रहा होता है आपका, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा आगे पहुँच जाते हो सीढ़ी बाय सीढ़ी, और आप पढ़ा कुछ और थोड़ा सा पीछे रहे होते हो, और उस कंडीशन में आपका दिमाग कहीं ज़्यादा सोच रहा होता है, आप मुँह से कुछ और बोल रहे होते हो, और यही सब में पंखा बंद होने से पानी भी उबल रहा है भाई। लेकिन फैन तो बंद करना ही पड़ेगा, वरना तो आपके पास अच्छे से आवाज़ जाएगी नहीं, ठीक है।
और पूरी वो इस पूरा ऑडियो अच्छे से आपके पास डिलीवर हो, आप ढंग से इसे समझ पाए, इसलिए फिर फैन बंद करना पड़ता है और पसीने के हालात में पढ़ाना पड़ता है भाई। ठीक है, चलो हम बात करते हैं। तो पूरा का पूरा सिस्टम ही क्या हो, पूरा का पूरा सिस्टम ही रेस्ट पर हो, तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पर रहेगा। अभी केवल इंटरनल फोर्स लग रहे हैं, अभी केवल आंतरिक बल लग रहे हैं, और उन आंतरिक बलों की कंडीशन में, ठीक है, आपका प्रारंभिक वेग 0 है, आपको निकालना है अंतिम वेग, तो सीधी सी बात है अंतिम वेग भी होगा आपका 0, सेंटर ऑफ मास का अंतिम वेग भी होगा 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा 0, सीधी सी बात है। और सेंटर ऑफ मास जहाँ पड़ा हुआ है वो वहीं पर ही रहेगा, और यदि वो वहीं पर ही रहेगा तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह बदलेगा नहीं और वो भी हो जाएगा 0। आगे मेरी बात समझ, ये दोनों कहीं भी घूम सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन इसके लिए रूल है कि यदि m1 इधर जाएगा तो m2 को इधर आना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास को यदि रेस्ट पर रखना है, सेंटर ऑफ मास को केवल यहीं पर रखना है, यदि m1 इधर जाएगा तो m2 को इधर जाना पड़ेगा, एक दूसरे के अपोजिट चलना पड़ेगा, तब जाकर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में और आगे बात करेंगे। एक और सवाल मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास है 2 किलो, ये मेरे पास है 3 किलो, और इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर है, ये इनको लाइन ज्वाइनिंग करने वाली लाइन है ना, ऐसे ले लेता हूँ मैं इनको, कहीं यहाँ है सेंटर ऑफ मास। अरे 3 के करीब ही तो आएगा, जिधर भारी होता है उधर ही तो सेंटर ऑफ मास खिसक जाता है। जो पार्टिकल भारी होता है, जो कण भारी होता है, और भारी की साइड ही सेंटर ऑफ मास खिसकता है। ठीक है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास फिलहाल शुरू में तो ये रेस्ट में है, रुके हुए दिखने में, यानी प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी इनकी 0 है। बाद में क्या हुआ, इसके पास कोई वेग आ गया v, किसी समय मैंने देखा इसका वेग v है, और इसका वेग मैंने देखा कि 2v है, इसका वेग v है और इसका वेग मैंने देखा कि 2v है, और केवल इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं, केवल इंटरनल फोर्सेस ही लग रहे हैं, केवल इंटरनल फोर्सेस ही लग रहे हैं। तो मैं यदि आपको ऐसे कहूं कि बताओ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, या मैं कहूं एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, तो थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर यदि एक्सटर्नल फोर्सेस होते तो सेंटर ऑफ मास भी खिसकता, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, केवल इंटरनल फोर्स ही है, यहाँ पर केवल आंतरिक बल ही है, इसलिए एक्सीलरेशन भी 0 होगा और वेलोसिटी भी 0 होगी, क्योंकि शुरुआत में वो रेस्ट पर था। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, तो अंतिम वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी भी 0 ही आने वाली है, अंतिम वेग भी 0 ही आने वाला है। ठीक है, चलिए एक सवाल करते हैं, अच्छा सवाल है, क्यों ना कर ही लिया जाए, क्यों ना कर ही लिया जाए। ठीक है भाई, चलिए ठीक है, ये मेरे पास है 2 किलो, ये मेरे पास है 3 किलो, ये मेरे पास है 2 किलो, ये मेरे पास है 3 किलो। ठीक है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं ले लेता हूँ d, वो मैं ले लेता हूँ d। ठीक है, ये भी इधर भागा v1 वेलोसिटी से, ये भी भागा v2 वेलोसिटी से, 2 किलो इधर भागा v1 वेलोसिटी से, और ये जो तुम्हारा v2 है वो भागा इधर v2 वेलोसिटी से। और ये जो खेला हो रहा है वो केवल इंटरनल फोर्सेस में हो रहा है, वो केवल इंटरनल फोर्सेस में हो रहा है। ठीक है, केवल आंतरिक बल लग रहे, बाह्य बल नहीं लग रहा है, आंतरिक बल लग रहे, बाह्य बल नहीं लग रहा है। मैंने कहा कि ये इस पोजीशन से, ए पोजीशन से, या फिर कह दो बी पोजीशन से, जब ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, तो किसी न किसी पॉइंट पे जाके टकराएंगे, किसी न किसी पॉइंट पे जाके टकराएंगे। बताओ वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट कौन सा होगा। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, जब इस तरह की बात आती है तो वो पॉइंट वो होने वाला है जो रेस्ट पर था, जो अपनी जगह से नहीं हिला, जिसको इन दोनों के चलने से कोई फर्क नहीं पड़ा, और वो पॉइंट एक ही हो सकता है हमारा सेंटर ऑफ मास, वो पॉइंट एक ही हो सकता है हमारा सेंटर ऑफ मास, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ा इन दोनों के चलने से, क्योंकि दोनों चल ही ऐसे रहे कि सेंटर ऑफ मास यदि पहले रेस्ट पर है तो बाद में भी रेस्ट पर ही रहेगा। और मैंने यहाँ पर पूरी कंडीशन नहीं लिखी, तो मैंने लिख दिया कि पहले ये रेस्ट पर थे, पहले ये रेस्ट पर थे, बाद में ये चलना चालू हो गए, बाद में चलना चालू हो गए, और बाद में जाके भिड़ गए, टक्कर हो गई, कोलिजन हो गया। ठीक है, बताओ ये कहाँ भिड़ेंगे। तो यहाँ से मैं बात करूँ तो ये सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है, यहाँ से ले लो। हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, यदि मैं यहाँ से r ले लेता हूँ, यहाँ से मैं r ले लेता हूँ, ठीक है,
या एक्ससीएम ले लो, कोई बात नहीं। इधर से यदि मैं एक्ससीएम लेता हूँ तो एक्ससीएम का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट मास। एक्ससीएम का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट मास। अपोजिट मास हमारे पास 3 किलो है इनटू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस आपके पास डी है, टोटल डिस्टेंस आपके पास डी है, डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास 2 और 3 मिला के होते हैं 5। अपोजिट मास का मतलब क्या हुआ, सामने वाला दूसरा मास। दूसरा मास यहाँ पर 3 है, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी टोटल डी है, ठीक है, और इन दोनों का जो योग है, इन दोनों के द्रव्यमानों का जो योग है वो 5 है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और मेरे पास अब आ गया 3d/5। ए पॉइंट से 3d/5 डिस्टेंस पर रहेगा, तो बी पॉइंट से कितने पर रहेगा, बी पॉइंट से भी हम निकाल सकते हैं। इधर से ले लो, इधर से इधर मैं डिस्टेंस को दे देता हूँ आर नाम, तो आर इक्वल्स टू अपोजिट मास। अपोजिट मास आपके पास है 2, ठीक है, फिर टोटल डिस्टेंस डी, ठीक है, टोटल मास दोनों का योग 3 और 2 5 किलो, ये आपका आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। बस हो गया सवाल सॉल्व। आप चाहो तो एक्ससीएम से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कोऑर्डिनेट्स आप 0 0 ले लो, इसके कोऑर्डिनेट्स आप डी और 0 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक्ससीएम से लोगे तो आपके पास आएगा 2 × 0। अरे भाई फॉर्मूला क्या होता है, एक्ससीएम का फॉर्मूला होता है आपके पास m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यही तो होता है। तो m1 आपका 2 किलो है लेकिन 0 कोऑर्डिनेट्स पे रखा हुआ है, प्लस m2 आपका 3 किलो है जो कि d दूरी पर रखा हुआ है, दोनों का योग 5 किलो है। आपको एक्ससीएम चाहिए तो आपके पास आ गया 3d/5। ये लीजिए, यही तो किया है हमने, बस ये ट्रिक है, ये ट्रिक हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल और करें, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे भी बढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे भी बढ़ाते हैं। चलिए मैं कहूं कि एक्ससीएम इक्वल टू होता है m1x1 m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यदि x1 थोड़ा सा बदल जाए, यानी पॉइंट अपनी जगह से कहीं खिसक जाए, और m2 भी अपनी जगह से कहीं खिसक जाए, यानी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डेल्टा x2 खिसक गया, तो सेंटर ऑफ मास भी किसकेगा, नहीं किसकेगा, सेंटर ऑफ मास भी किसकेगा। इस टाइप के सवाल तो हम पहले कर चुके हैं। एक पोर्शन के काटने से ही सेंटर ऑफ मास खिसक जाता है। मान लो ये आपका m1 है, ये आपका m2 है, ये इधर खिसक गया, ये इधर खिसक गया, सेंटर ऑफ मास भी अपनी जगह से थोड़ा सा खिसकेगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास भी अपनी जगह से थोड़ा सा खिसकेगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं कब खिसकेगा, अब बात करते हैं कब खिसकेगा, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा कि शुरुआत में सब रेस्ट पर था, शुरुआत में सब रेस्ट पर था, और एक्सटर्नल जो फोर्सेस लग रहे हैं टोटल नेट, यानी पूरे सिस्टम पर, वो भी 0 है। केवल इंटरनल फोर्स लग रहे हैं। इंटरनल फोर्स में VCM भी 0 होता है, ACM भी 0 होता है। 0 क्यों होता है, क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है, रेस्ट पर था, रेस्ट पर ही रहेगा, और रेस्ट पर था, रेस्ट पर ही रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिलेगा नहीं, तो ये भी 0 आएगा। मैं यहाँ पे हटा देता हूँ इसको, ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। यदि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिला ही नहीं तो मैं लिखूंगा m1x1 m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यहाँ x1 नहीं है, डेल्टा x1 और डेल्टा x2 है, m2 डेल्टा x2, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ तो 0, मेरे पास आएगा m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2, इसको मैं इधर उठा लाऊँ तो मेरे पास आएगा m2 डेल्टा x2 m1 डेल्टा x1, और यहाँ पर आएगा माइनस। माइनस का मतलब क्या हुआ, यदि सेंटर ऑफ मास को खड़े रखना है, सेंटर ऑफ मास को खड़े रखना है, पहले यदि इनिशियल कंडीशन में वो रेस्ट पर था, अभी भी रेस्ट पर रखना है, तो यदि एक पार्टिकल, एक मास m1 आपका इधर चलता है x1 दूरी तक, डेल्टा x1 या x1 तक लिख देता हूँ, और m2 इधर चलता है x2 तक, तो सेंटर ऑफ मास बीच में पड़ा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं रहेगा, उसे हिलना पड़ेगा। और इस केस में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये तभी पॉसिबल होना चाहिए जब इंटरनल फोर्स लग रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने चाहिए और सेंटर ऑफ मास यदि रेस्ट में है तो इसका मतलब m1 इस साइड में तो m2 उस साइड में चलेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। या ऐसे समझ लो कि यदि आपके पास में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा सिस्टम पर, केवल इंटरनल फोर्सेस में सारे काम हो रहे हैं, और m1 और m2 एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, m1 और m2 का एक दूसरे के अपोजिट वेग है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहने वाला है। कैसे समझ लो, आपकी इच्छा है, ठीक है, आप पहले इनको समझ लो या सेंटर ऑफ मास को समझ लो, ठीक है।
मैंने यहाँ पर पूरा बता दिया है। अभी सवाल करवा के बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, सवाल करवा के बताता हूँ। एक सवाल ले ही लेते हैं ना, अच्छा सा सवाल, क्यों इतना ज़्यादा परेशान होगा। चलिए, मेरे पास एक लकड़ी का पुट्टा है, एक आदमी खड़ा है यहाँ पर, यहीं ले लेता हूँ, इस किनारे पे खड़ा है, ठीक है। इसकी पूरी लेंथ ले लेता हूँ मैं डी, पूरी लेंथ ले लेता हूँ मैं डी। अब क्या हुआ, अभी रेस्ट पर है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, हमने कोई धक्का वक्का नहीं मारा इसको, इनिशियल कंडीशन रेस्ट पर है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये आदमी को यहाँ पहुँचना है, ए एंड से बी एंड पर जाना है। ये आदमी इधर चला गया, तो जब ये जाएगा तो अपने पाँव से इस लकड़ी को पीछे की ओर धक्का देगा, इस लकड़ी को पीछे की ओर धक्का देगा, तो आदमी तो चलेगा आगे की तरफ और लकड़ी चलेगी पीछे की तरफ, लकड़ी चलेगी पीछे की तरफ। हमें यही पता करना है कि लकड़ी कितना पीछे चली है, ठीक है। तो मैं ऐसे मान लूँ कि लकड़ी को धक्का देने से लकड़ी थोड़ी सी पीछे खिसक गई है, ये इसकी इनिशियल कंडीशन है। आदमी पहले यहाँ था, अब पहुँच गया यहाँ पर, तो लकड़ी थी थोड़ी सी पीछे खिसकी, तो लकड़ी थोड़ी सी खिसक गई एक्स, तो आदमी को पूरा नहीं चलना पड़ा, आदमी को केवल इतना ही चलना पड़ा, डी माइनस एक्स। अरे मिल बांट के काम कर लेंगे ना दोनों, थोड़ा सा लकड़ी किसकी, थोड़ा सा आदमी किसका, थोड़ी सी लकड़ी किसकी, थोड़ा सा आदमी किसका। तो लकड़ी यदि रुकी होती तो आदमी को पूरा चलना पड़ता, लकड़ी यदि रुकी होती तो आदमी को पूरा चलना पड़ता, ठीक है भाई। वो हिल ही नहीं लकड़ी, आदमी चलता चलता पूरी एल लेन तक चला गया, लेकिन हुआ क्या, लकड़ी थोड़ा किसकी, आदमी थोड़ा चला, लकड़ी थोड़ा किसकी, आदमी थोड़ा चला, ठीक है। यदि ये केस है और आपके पास में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहे हैं, तो ये तो 100% फिक्स हो गया कि सेंटर ऑफ मास इन दोनों सिस्टम का, सॉरी इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे पड़ा हुआ रहेगा। और जब सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे पड़ा हुआ रहता है तो हमारा फॉर्मूला होता है m1x1 माइनस m2x2, यही होता है ना। आ जाओ, आदमी का द्रव्यमान में m ले लेता हूँ, स्मॉल m, और इसका मैं ले लेता हूँ कैपिटल M। तो आदमी तो स्मॉल m है और चलता कितनी दूर है, चलता है d माइनस एक्स दूरी तक। कितना चलता है, d माइनस एक्स दूरी तक चला है। जबकि ये जो आपका ये लकड़ी है, ये पीछे की साइड आ रही है, जो प्लेटफॉर्म है M2, जिसको मैं कैपिटल M ले लेता हूँ, कैपिटल M लेता हूँ, ये कितना चला है, ये केवल x दूरी तक चला है, ये केवल x दूरी तक चला है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, स्मॉल md माइनस स्मॉल x माइनस कैपिटल mx, इसको मैं इधर उठा ले जाता हूँ, स्मॉल md इक्वल टू, चलिए थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, मिस्टेक ये है कि यदि आप यहाँ पर पहले से आपको पता है कि इधर उधर जा रहे तो आप माइनस ना लगाए, लेकिन यदि आपने माइनस लगाया है तो आपको वेलोसिटीज़ भी या फिर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो भी आपके x1 x2 उनको भी पॉजिटिव नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इधर का डायरेक्शन यदि मैं पॉजिटिव मानूँ तो इधर का डायरेक्शन मैं नेगेटिव लूँगा, और इसका मतलब जो x है वो मेरा नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव x, ये दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे और मेरे पास हो जाएगा mx प्लस का स्मॉल mx, देन d, x में कॉमन ले लेता हूँ, कैपिटल M प्लस स्मॉल m हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू कैपिटल MD कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये लो फॉर्मूला आ जाएगा, कैपिटल MD प्लस स्मॉल m, ठीक है। बड़ा आसान सा सवाल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से एक ट्रिक समझ सकते हैं, देखो कैसे। यदि मुझे पता करना है कि लकड़ी कितना पीछे किसकी है, लकड़ी कितना पीछे किसकी, ऐसे पता करना है ना, लकड़ी कितना पीछे किसकी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, अपोजिट मास उठाओ सबसे पहले, तो अपोजिट मास, लकड़ी की बात चल रही है तो आदमी को पकड़ो, मैंने पकड़ा आदमी को, अभी मैं पकड़ के बता दूंगा आपको, ठीक है। ठीक, अब लकड़ी को रोक के रखो, लकड़ी को रोक के रखो, लकड़ी को नहीं लाओ, लकड़ी को रोक के रखो। तो ये आदमी को मजबूरी में कितना चलना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस, जिसे हम रिलेटिव डिस्टेंस बोलेंगे, रिलेटिव डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, यार एक ही बात है, रिलेटिव डिस्टेंस ही बोल देता हूँ, तुम भी क्या चाह रहा है, रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइड बाय, हमें रखना पड़ेगा टोटल मास। क्या करना पड़ेगा, टोटल मास। अब हम फॉर्मूला बनाते हैं, x, लकड़ी चली x, लेकिन लकड़ी को रोक के रखना है, लकड़ी को रोक दो, अपोजिट मास, लकड़ी को हटाओ, बाकी जो बचा उसका मास पकड़ो m, अपोजिट मास तो यही है। यदि लकड़ी रुकी हुई है तो इसे चलना कितना पड़ेगा, इसे पूरी दूरी चलनी पड़ेगी d, और दोनों मास का योग कितना होगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। सेम फॉर्मूला यहाँ पर है, देखो, ठीक है। तो सवाल आसानी से बनाया जा सकता है, सवाल आसानी से किया जा सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सवाल को कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा एक्सीलरेशन के बारे में, इंटरनल फोर्सेस के बारे में,
एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में, इंटरनल फोर्सेस का क्या लेना देना है, एक्सटर्नल फोर्सेस का क्या लेना देना है, किस टाइप से आपको सवाल घुमा के पूछे जा सकते हैं। यदि आपके इंटरनल फोर्सेस लग रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा हो, तो इसका मतलब है कि पूरे के पूरा सिस्टम जैसे पहली कंडीशन में था वैसे की वैसी कंडीशन में रहेगा, यानी उसका मोमेंटम तो रहेगा कंजर्व। पहली चीज़ सेंटर ऑफ मास यदि पहले रेस्ट पे था तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगा। हाँ, बाकी चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। और सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पर रखने के लिए ये भी जरूरी है कि इंटरनल फोर्सेस में एक चीज़ यदि इधर जाएगी, यदि एक मास इधर जाएगा तो दूसरे मास को इधर ही चलना पड़ेगा, तब सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। सॉरी, मैंने क्या बोला, पूरा का पूरा सिस्टम जैसा था वैसा ही रहेगा, नहीं सॉरी, पूरे के पूरे सिस्टम का मोमेंटम वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे पहले मोमेंटम था, बाद में वैसा का वैसा ही मोमेंटम रहेगा। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगी। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि इंटरनल फोर्सेस में एक्सीलरेशन होता ही नहीं है, यानी इंटरनल फोर्स एक्सीलरेशन पैदा कर ही नहीं सकते, तो एक्सीलरेशन होगा जीरो। यदि एक्सीलरेशन जीरो होगा तो वेग नहीं बदलेगा, वेग नहीं बदलेगा। यदि प्रारंभिक अवस्था में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो बाद में भी रेस्ट पर ही रहने वाला है, ठीक है। पहले यदि उसकी कोई वेलोसिटी है तो बाद में वो की वही वेलोसिटी रहने वाली है, ठीक है। लेकिन यदि मैं कहूँ कि वो पहले रेस्ट पे था और बाद में भी वो रेस्ट पर है, तो फिर एक मास यदि एक डायरेक्शन में चलता है तो दूसरे मास को दूसरे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चलना ही पड़ेगा, तभी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा, ठीक है। एक मिनट भाई, देखो लाइटें चली गई, तो मैं पहले एक बार खिड़की खोल देता हूँ। लो भाई, अब क्या करें, चलो ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये सब बात की, इंटरनल फोर्स में क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्सेस की कंडीशन में क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगते हैं तो इंटरनल फोर्सेस की कंडीशन में किस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं मोमेंटम के बारे में। जो आज भी हमने बात की है कि इंटरनल फोर्सेस जब लगते हैं तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं बदलती है और उसका मोमेंटम पहले जैसा था बाद में भी वैसा ही रहता है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स आएंगे तो कुछ होएगा। फिलहाल एक्सटर्नल फोर्स आते हैं क्या नहीं आते उसके बारे में हम अगली क्लास में बात करने वाले हैं, जहां हम बात करने वाले हैं कुछ अच्छे अच्छे सवालों पर, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड सवाल जो भी बनने वाले हैं उन पर। इसके अलावा कुछ और अच्छी बातें हम करने वाले हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि नई क्लास होने वाली है थोड़ी सी शानदार, धांसू, ठीक है। उसके बाद में हम अगले ही क्लास में कोलिजन के बारे में भी बात कर लेंगे, लीनियर मोमेंटम के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, अच्छी अच्छी बातों में यही आएगा। और उसके बाद में हम बात करने वाले कोलिजन, और कोलिजन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पर सवाल बनते हैं और हमेशा इस टाइप के सवाल आते हैं, चाहे आप एयरफोर्स से दे रहे हो, चाहे आप नेवी का दे रहे हो, चाहे आप एनडीए का दे रहे हो, चाहे आप लेब असिस्टेंट दे रहे हो, कोलिजन से रिलेटेड सवाल आएगा ही आएगा। चाहे आप नीट जेई इसके बारे में तो बात ही मत करो, उसमें तो हमेशा सवाल बनते ही बनते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्लास में मिले। आज की क्लास अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट तो कर ही दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक और बात, ये सारी क्लासेस एक स्टेप बाय स्टेप है, तो आप इनको लिख लीजिए और फिर उसके बाद वापस रिवाइज कीजिए ताकि आपको सारी बात पता लगेगी कौन सी बात कहाँ मैच करिए और कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए भाई, दीजिए आज्ञा, जय हिंद जय भारत।